A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, competitors, and others. Dear students, as we are learning synthesis, under this topic, we have learned to combine two simple sentences into one by using participle so far. So अभी तक हम लोगों ने सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके नया सेंटेंस बनाना लर्न किया है पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा एंड बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा हम सीख चुके हैं पिछले 3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग अनदर सब टॉपिक लेंगे सिंथेसिस के अंतर्गत, अनदर रूल को पढ़ेंगे, दूसरे रूल को पढ़ेंगे जिसका प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग ये लर्न कर रहे हैं पिछले 3 वीडियो लेक्चर से। ओके स्टूडेंट्स, आज ये 4th वीडियो लेक्चर है जिसमें हम एक न्यू रूल्स को देखेंगे जिसके द्वारा 2 or more than 2 sentences we will combine into one simple sentence। तो हम लोग इस नए रूल्स के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक न्यू सेंटेंस, एक न्यू सिंपल सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को सिंथेसिस टॉपिक पर देख चुके होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से आई होप कि समझ में आ रहा होगा, और जो स्टूडेंट्स न्यू हों, न्यू व्यूअर्स हों, वो पिछले वीडियो लेक्चर्स को इस टॉपिक पर जो 3 वीडियो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैं बहुत कुछ सिंथेसिस के बारे में बता चुका हूँ, उसको ज़रूर देखें। उसके बाद ये 4th वीडियो लेक्चर को जब देखेंगे तो उनको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ये सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग लर्न कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करना बाय कंबाइनिंग 2 or more than 2 सिंपल सेंटेंसेस। सो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग लर्न कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने अभी तक 2 रूल्स का प्रयोग करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना लर्न किया है, वो है पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। आज हम लोग लर्न करेंगे टाइप 3rd में बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आज हम लोग लर्न करेंगे कि कब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, किसी भी रूल्स का प्रयोग करने से पहले हम उस दिए हुए सेंटेंस को जिसको हमें जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना है उसको पढ़ते हैं। पढ़ करके हम उस सिचुएशन या कंडीशन का पता लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस रूल्स के प्रयोग के द्वारा इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। यह पहचान करना बहुत आवश्यक होता है, वेरी कंपल्सरी होता है कि हम पहले यह पहचान सके सेंटेंसेस को पढ़कर कि हमें यहाँ पर किस रूल्स का प्रयोग करना है, पार्टिसिपल का प्रयोग करना है या इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है या अन्य रूल्स जो आगे मैं बताऊंगा उनका प्रयोग करना है, किसका करना है, किसका प्रयोग करके हम इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यह डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप यह समझ जाएंगे तब आपका दोनों सेंटेंस उस रूल्स का प्रयोग करते हुए जो रूल्स वहाँ लगना चाहिए दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यह सब कुछ डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन सेंटेंसेस।
दैट यू हैव टू कंबाइन इनटू वन। तो यह सब कुछ निर्भर करता है आपके प्रैक्टिस पर और वे सेंटेंसेस जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, जिनको कंबाइन करने के लिए आपको कहा गया है कि आप इनको कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए। जब उनको आप समझ पाते हैं और उनको पढ़ करके समझ करके ये रिकॉल कर पाते हैं अपने माइंड में कि हाँ, यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग होगा या यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग के द्वारा ये सेंटेंस जोड़े जा सकते हैं, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, या अन्य और जो रूल्स आगे आपको बताएंगे उनके प्रयोग के द्वारा। क्योंकि आपको जो एकेडमिक स्तर पर है, खासतौर से यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स या अदर एकेडमिक स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, +2 स्टूडेंट्स, उनमें तो मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया होता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड या इन्फिनेटिव, इस तरह से क्वेश्चन में दे देता है। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हो, कंपटीशन में फाइंड आउट राइट ऑप्शन करना होता है, तो वहाँ पर यह चीज़ नहीं दिया गया होता है, सिर्फ फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, इतना ही क्वेश्चन में दिया गया होता है कि विच ऑप्शन हैज़ बीन करेक्टली कंबाइंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन जो है सही ढंग से कंबाइंड हुआ है इन 2 सेंटेंसेस को मिलाकर या 3 सेंटेंसेस को मिलाकर, उसको आप ऑप्शंस में से फाइंड आउट करिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी आपको दिक्कत करनी पड़ती है। इसलिए आपको बहुत डीपली स्टडी करना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को देखते समय पढ़ करके समझ करके ये आ जाए कि यहाँ पर करेक्टली इसी रूल्स का प्रयोग करके इसको 2 सिंपल सेंटेंसेस से या 3 सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कम ऑन द टुडेज टॉपिक बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आइए हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में समझते हैं और डिस्कस करते हैं कि कब हम इनका प्रयोग करेंगे, किन सिचुएशन में प्रयोग करेंगे और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए। डियर स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वह सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है। जैसे आप देखते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस क्रम में सेंटेंस होते हैं नॉर्मली, सामान्य रूप से। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका मेन वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो फाइनाइट वर्ब है सेंटेंस में, जो मुख्य क्रिया है, उस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट वह होता है जिसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनता कैसे है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब हम सब्जेक्ट का प्रयोग पार्टिसिपल से पहले कर देते हैं, पार्टिसिपल से पहले, तो वह सब्जेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। क्योंकि पार्टिसिपल से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट का सेंटेंस में प्रयुक्त जो मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्रैक्टिकली आप जब यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा आप देख रहे हैं, आप 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, तो 2 सेंटेंस जब आप कंबाइन करते हैं तो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, अलग अलग सेंटेंस होते हैं। इसमें से हमें एक सब्जेक्ट को, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयोग करके हम उसको दूसरे सेंटेंस से जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, और वह नया सिंपल सेंटेंस आपका सिंथेसिस होगा। दोनों सेंटेंसेस का सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मैं अभी जैसे चर्चा किया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है वो स्वतंत्र सब्जेक्ट होता है जिसका मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, 2 सेंटेंस आपके सामने, 2 एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। आई हैव रिटन ऑलरेडी।
सो सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है द सन सेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस है द बर्ड्स फ्लू टू देयर नेस्ट्स। द सन सेट, द बर्ड्स फ्लू टू देयर नेस्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, जब आप पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे थे, प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, तो आपको याद होगा कि आप दोनों सेंटेंसेस को जब स्टडी करते थे, देखते थे, तो दोनों सेंटेंसेस में प्रायः सब्जेक्ट कॉमन होता था। जब सब्जेक्ट कॉमन होता था, ये उसकी एक पहचान हो जाती है कि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है। दोनों में क्रियाएं जो है वो एक क्रिया पहले होती है, दूसरी बाद में, लेकिन दोनों क्रिया के होने के में टाइम गैप नहीं होता है। लगभग कंटिन्यूअस पोजीशन में दोनों क्रियाएं हो जाती हैं। पहली क्रिया के समाप्त होते ही या समाप्त होने से पहले दूसरी शुरू हो जाती थी। ये आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय आपने देखा था, और ऐसी सिचुएशन होने पर ही आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके उन दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते थे। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ भी आप पार्टिसिपल का प्रयोग होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए। सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। ऑपरेशंस प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स सब्जेक्ट को बना सकते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में डिटेल में फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर में आप स्टडी कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर उसको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट आपको रिमाइंड मैं करा रहा हूँ। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती है जब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं और जब आप पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल में मैंने बताया कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, लेकिन जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, जैसे ये एग्जाम्पल में दिया है द सन सेट द बर्ड्स फ्लू टू देयर नेस्ट। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है सन, दूसरे सब्जेक्ट में बर्ड्स, अलग अलग है। और पहले सेंटेंस की क्रिया समाप्त हो जाने के बाद कुछ टाइम गैप यहाँ मिल रहा है। द सन सेट, सूर्य डूब गया, द बर्ड्स फ्लू टू देयर स्काई देयर नेस्ट, और चिड़िए अपने घोंसलों की तरफ उड़ गई या घोंसलों में चली गई। तो सूर्य के डूबने और चिड़िया के उड़ने, ये दोनों क्रियाओं के बीच में टाइम गैप मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आने पर जब दोनों सिंपल सेंटेंसेस के सेंटेंस अलग हों, सब्जेक्ट अलग हों, यानी उनका कर्ता अलग हो, डूअर अलग हो, और एक क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया के शुरू होने में टाइम गैप का भाव आए, तो ऐसी स्थिति में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह सिचुएशन समझना ज़रूरी है कि दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, दोनों सिंपल सेंटेंस के जो क्रिया हो रही है वो दोनों क्रियाओं के बीच में पहली क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद पूरी तरह से दूसरी क्रिया कुछ देर बाद शुरू हो, ऐसा भाव मिले, तब जो है हम इन दो सिंपल सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या बनाना चाहिए, या बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में सन सब्जेक्ट है, दूसरे में बर्ड्स है, और क्रिया है डूबना, यानी सूर्य का डूबना, सूर्य डूब गया, उसके बाद चिड़िया अपने घोंसलों में उड़ गई, अपने घोंसलों की तरफ उड़ गई या घोंसलों की तरफ चली गई, जो भी आप समझ पाते हो। इन दोनों क्रियाओं के बीच में सूर्य के डूबने और चिड़िया के उड़ने के बीच में टाइम गैप होगा निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों
सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है। जब सब्जेक्ट अलग है तो क्रिया निश्चित रूप से अलग अलग टाइम पर होगी, और नेचुरली आप समझ भी सकते हैं, पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि सूर्य डूब गया, द सनसेट, सूर्य डूब गया, द बर्ड्स फ्लू टू देयर नेस्ट, चिड़िया अपने घोंसलों में उड़ गई। यानी सूर्य डूबने के बाद ये सेंस आ रहा है, सूर्य डूब गया तब। ऐसी सिचुएशन में ही आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब किस सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में प्रयोग करेंगे, किस वर्ब को आप पार्टिसिपल में प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए, जो वर्ब पहले हुई, जो क्रिया पहले हुई। ओके क्रिएशंस। सो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए मैंने बताया परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो क्रिया है सेट, सूर्य डूब गया, क्रिया पूरी तरह से पूरी हो जा रही है, पहली क्रिया कंप्लीट हो जा रही है, फिनिश्ड हो जा रही है, तब दूसरी क्रिया शुरू हो रही है, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट को, द सन को। तो कैसे लिखेंगे, द सन, जब हम इसको अब कंबाइन करके नए सिंपल सेंटेंस में बना रहे हैं तो लिखेंगे द सन। इसको जब परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो आपको पता है परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेट सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। तो हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट। फिर आप कॉमा लगा देंगे, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट। अब आपका कुछ नहीं इधर करना है, सीधा द बर्ड्स फ्लू टू देयर नेस्ट्स, द बर्ड्स फ्लू टू देयर नेस्ट्स। और क्रिएशंस, इस तरह से आपने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल आपका सॉल्व हुआ। दो सिंपल सेंटेंस को मैंने कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जो एक्सरसाइज आपकी ग्रामर बुक में दी हुई है उनको पढ़ करके समझ करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, कम ऑन द सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट सेंटेंस है द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड। सेकंड सेंटेंस है द थीव्स रैन अवे, द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स रैन अवे। इस सेकंड एग्जाम्पल में भी डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, दोनों का जो सब्जेक्ट है, डूअर है, वो अलग है, डिफरेंट है। द पुलिस यहाँ है, यहाँ द थीव्स है। फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है द पुलिस, सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है द थीव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो गया। एक तो ये पहचान हो गई कि ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इनको कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, वर्ब द पुलिस अराइव्ड यानी पुलिस पहुंची, द थीव्स रैन अवे, थीव्स भाग गए, चोर, पुलिस पहुंची और चोर भाग गए। ओके स्टूडेंट्स, सो पुलिस के पहुंचते ही चोर भाग गए। क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, डूअर अलग अलग है, तो पहली पहचान तो आपको मिल गई कि जब सब्जेक्ट अलग अलग हैं और दोनों की क्रियाओं के होने में दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा टाइम गैप जरूर मिल रहा है, बाद का सेंस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। सो यहाँ भी द पुलिस अराइव्ड, इस पहले कौन सी क्रिया हुई, पहुँचने की पुलिस के, तो इसी को फर्स्ट वर्ब जो है
जो क्रिया पहले हुई उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग करके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में बना देंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, having arrived, comma, the thieves ran away. ऑक्यूपेशंस। सो अब देखिए, जब परफेक्ट पार्टिसिपल का आपने प्रयोग किया उसके पहले जो आपका सब्जेक्ट है द पुलिस, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि ये पुलिस सब्जेक्ट का मेन वर्ब जो अब आपका बदले हुए सिंगल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में है, मेन वर्ब क्या है? रैन। तो इस पुलिस का इस जो है रैन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, ये स्वतंत्र है। हैविंग अराइव्ड, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल से पहले प्रयुक्त होने वाला जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, वो स्वतंत्र होता है। एब्सोल्यूट से फ्री, वो स्वतंत्र होता है, उसका फाइनाइट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब उसके अनुसार फाइनाइट वर्ब प्रयुक्त नहीं होती है। ऑक्यूपेशंस। सो इस तरह से मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको कराए। सो जस्ट वेट, आई वाइप दीज एग्जाम्पल्स आउट एंड देन आई राइट सम मोर एग्जाम्पल्स टू मेक यू क्लियर दिस टॉपिक। Okay, dear students, now example number 3. अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे और इसको देखेंगे कैसे होता है। द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग, या और कुछ ले सकते हैं, द नॉवेल वॉज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, पहला सेंटेंस एग्जाम्पल का है 3 का, द नॉवेल वाज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच, वी इट वेरी मच। ऑक्यूपेशंस। सो द नॉवेल वाज इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड इट वेरी मच। देखिए दोनों सेंटेंस में द नॉवेल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड इट वेरी मच, दोनों में जो सब्जेक्ट है वो अलग है। यहाँ है द नॉवेल, यहाँ है वी। तो दोनों सेंटेंस का, दोनों सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, अलग है, और दोनों सेंटेंस की क्रिया के होने सेंटेंस अलग है, और दोनों सेंटेंस की क्रिया को हम देखें, क्रिया को देखें। द नॉवेल वाज इंटरेस्टिंग, यानी नॉवेल क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग था, नॉवेल बड़ा इंटरेस्टिंग था। वी इंजॉयड इट वेरी मच, हम लोगों ने इसको बहुत, इसका आनंद लिया, हम लोगों ने इसका बहुत आनंद उठाया। नॉवेल इंटरेस्टिंग था, हम लोगों ने इसका बहुत आनंद उठाया। तो यहाँ देखिए, जब सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर या वाज वर्ब प्रयुक्त हो जाए तो हम वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाकर दूसरे सेंटेंस से जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। अभी
प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स में आपने देखा, उन एग्जाम्पल्स में जो वर्ब थी, मेन वर्ब, वो इज एम आर वाज वर नहीं थी। उन एग्जाम्पल्स में मेन वर्ब क्या था? फर्स्ट एग्जाम्पल में सेट, द सन सेट, सेट, और दूसरे एग्जाम्पल में अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड। वहाँ पर आपने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। लेकिन जब सेंटेंस में बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो, मेन वर्ब के रूप में, इज एम आर वाज वर के रूप में, तो हम उस बी फॉर्म ऑफ वर्ब को जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं तो उसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? बीइंग का। और बीइंग का प्रयोग करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, और उससे पहले जो आपका सब्जेक्ट दिया है उसका प्रयोग करके उस सब्जेक्ट का को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में रखते हैं। यानी जब उससे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो वही सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो 2 क्रियाएं हैं। नावल इंटरेस्टिंग थी और हम लोगों ने इसका बहुत आनंद उठाया। नावल इंटरेस्टिंग थी, वो तो थी ही पहले से ही, और हम लोग जब पढ़े तो उसका आनंद उठाए। यानी दोनों की क्रिया में बहुत बड़ा टाइम गैप है। नावल तो पहले से इंटरेस्टिंग थी, ऐसा कोई वहाँ वर्ब नहीं है जो दूसरे से रिलेट कर सके या उसके होने में, दूसरे के होने में संबंध हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ऐसी स्थिति में हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर नॉमिनेट प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, इसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो सॉल्व सेंटेंस होगा, न्यू सेंटेंस, द नॉवेल बीइंग इंटरेस्टिंग, कॉमा, वी एंजॉयड इट वेरी मच। बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है। वी एंजॉयड इट वेरी मच। ओके, इस तरह से आपका ये 3rd एग्जाम्पल हुआ। नाउ वी कम ऑन द 4th एग्जाम्पल। अब हम लोग 4th एग्जाम्पल को देखेंगे। 4th एग्जाम्पल के द्वारा और समझने की कोशिश करेंगे। द टीचर was absent. The teacher was absent. Absent, ये 4th एग्जाम्पल का फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर वाज एब्सेंट। और द स्टूडेंट्स डिड नॉट डू देयर वर्क। द टीचर वाज एब्सेंट, द स्टूडेंट्स did not do work, did not do their work. The teacher was absent, the student did not do their work. Okay dear students, so see this example. Example number 4, the teacher was absent. First sentence, the teacher was absent, the students did not do their work. दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग है। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है द टीचर, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट टीचर, दूसरे सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स। यानी दोनों सिंपल सेंटेंसेस में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अब हमें इसमें से एक को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है, यानी फर्स्ट जो पहले क्रिया हुई है पहले वाले सेंटेंस का,
द टीचर वाज एब्सेंट, पहली क्रिया क्या है कि टीचर एब्सेंट थे। दूसरी क्रिया स्टूडेंट डिड नॉट डू देयर वर्क, विद्यार्थियों ने अपना काम नहीं किया। टीचर एब्सेंट थे, एब्सेंट होने की क्रिया पहले थी और विद्यार्थियों ने बाद में काम नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम फिर से फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करके फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट की वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, वैसे ही फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, सो द टीचर बीइंग, वाज यहाँ फिर से प्रयुक्त हुई है, तो मैंने बताया था इज एम आर वाज वर अगर आएगा तो आप बीइंग करेंगे। बीइंग एब्सेंट कॉमा द स्टूडेंट्स डिड नॉट डू देयर वर्क। डिड नॉट डू, सॉरी, बाकी सेम यही आपको लिख लेना है। द टीचर बीइंग एब्सेंट द स्टूडेंट डिड नॉट डू देयर वर्क, सेम सेंटेंस को आपको लिख लेना है। मैंने लिखा नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि वो लंबा हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं। सिर्फ आपको चेंज कहाँ करना है, फर्स्ट सेंटेंस में चेंज किया द टीचर बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट। बाकी सेकेंड सेंटेंस एज इट इज आपको कॉमा लगा के लिख लेना है, द स्टूडेंट डिड नॉट डू देयर वर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये आपका 4 एग्जाम्पल हो गया। आइए सम मोर एग्जाम्पल आई डू। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना समझ में आ रहा होगा। कैसे मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सो आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, द थीफ वॉज किल्ड, द थीफ वॉज किल्ड। या दूसरे एग्जाम्पल को ले लें, द कैप्टन वॉज किल्ड। ओके स्टूडेंट्स, द कैप्टन वॉज किल्ड। Killed. The army fled. The captain was killed. The army fled. So see this example. यहाँ भी फर्स्ट एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट है द कैप्टन, सेकेंड में द आर्मी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग होते हैं। सब्जेक्ट यहाँ अलग है। फर्स्ट सेंटेंस में द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन मारा गया, तो यह सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, ये ध्यान देना है। अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा तो वहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का आप प्रयोग करेंगे हैविंग के साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ मैं आपको जब आप पार्टिसिपल के प्रयोग को स्टडी कर रहे थे वहाँ पर भी बताया था, और यहाँ मैं फिर से इस एग्जाम्पल के द्वारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी बता रहा हूँ। तो ये सेंटेंस क्योंकि पैसिव वॉइस में है और मेन वर्ब है किल्ड, वाज नहीं है यहाँ पर मेन वर्ब। अभी इसके पहले 2 एग्जाम्पल्स में वाज ही मेन वर्ब थी, तो उसको हम प्रेजेंट
पार्टिसिपल में चेंज किए थे, वाज के स्थान पर बीइंग का प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ वाज मेन वर्ब नहीं है, ये चीज़ कन्फ्यूजन में मत आइएगा। यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। द कैप्टन वॉज किल्ड, वाज जो है यहाँ भी प्रयुक्त है। अभी प्रीवियस 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3rd और 4th कराया, वहाँ पर भी वाज का प्रयोग था, लेकिन वहाँ वाज बी फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में प्रयुक्त थी, कहने का मतलब मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त थी। यहाँ पर वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है, किल्ड, और ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। तो ऐसी परिस्थिति में आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगाने से बनती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन लगाकर वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब आप द कैप्टन के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे तो द कैप्टन जो सब्जेक्ट है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अपने आप बनता है, कुछ आपको उसमें करना नहीं है, सिर्फ करना क्या है, जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंस को एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इससे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल से पहले प्रयुक्त हुआ सब्जेक्ट जो है वह अपने आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हो जाता है। तो कहने का मतलब तब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर से द कैप्टन, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। द कैप्टन हैविंग बीन killed, कॉमा द आर्मी फ्लेड, सेना भाग गई, आर्मी फ्लेड। सेकंड एग्जाम्पल में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसको एज इट इज लिखना है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कैप्टन के मारे जाने के बाद सेना भाग गई। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जाम्पल। द सन रोज, एग्जाम्पल नंबर 6। द सन रोज, the sun rose, the birds began to chirp. The sun rose, the birds stopped chirping. The birds stopped chirping. Now see this example, example number 6. First sentence, the sun rose. First sentence का subject the sun, second subject the birds stopped chirping. तो दोनों सेंटेंस को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 में द सन, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है द सन, सेकंड में है द बर्ड्स। ओके, सेंटेंस का जरा भाव समझिए। द सन रोज, सूर्य निकला, द बर्ड्स स्टॉप चिर्पिंग, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। सूर्य निकला, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। दोनों एक्शन के बीच में होने में टाइम गैप है और दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हम इसमें से पहला सेंटेंस जो पहली क्रिया पहले हो रही है, पहले सेंटेंस की दूसरी सेंटेंस की क्रिया से पहले हो रही है, तो उसी को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो यहाँ कौन सा पार्टिसिपल चेंज होगा, प्रेजेंट नहीं परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ब रोज ये मेन वर्ब है। इज एम आर वाज वर यहाँ मेन वर्ब के रूप में नहीं प्रयुक्त है। अगर इज एम आर वाज वर्ब प्रयुक्त हुआ होता तो हम उसे जो है
प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब के रूप में रोज़ है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब है, तो हम इसको जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलकर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। ठीक है, तो रोज़ को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोज़ सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होता है राइजन, तो द सन हैविंग राइजन, ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, कॉमा। और क्रिएशंस, द सन हैवी राइजन, सेकेंड सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, एज इट इज आपको लिखना है, द बर्ड्स स्टॉप्ड चिर्पिंग। ऑक्टेशंस, इस तरह से इस टॉपिक, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फिनिश होता है। आई होप कि अब आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप अपने ग्रामर बुक से एक्सरसाइज और ज़्यादा करेंगे, और इसी तरह से समझ के एक्सरसाइज करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकेंगे। ऑब्जर्वेशंस, सो लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, यदि मेरे वीडियो लेक्चर आपको ग्रामर समझने में आपकी मदद करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हों, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, अंगूठा दबाइए लाइक का, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो लेक्चर्स और लोगों तक भी पहुंच जाए, जिनको कि ग्रामर का स्टडी करने के लिए और कोई सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं, या उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं कि वो ग्रामर की क्लास ऑफलाइन टीचर्स को फीस पे नहीं कर सकते, या ऑनलाइन फ़ी नहीं पे कर सकते, उनके पास भी पहुंच जाए, और वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेल्फ स्टडी करके ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, अपने एम्स को प्राप्त कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, बाय देन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।